हाँ बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजू प्रतिदिन पढ़ता है। अगर यहाँ राधा भी रहती, सीता भी रहती, तो अव्यय जो है प्रतिदिन वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहता है। ये व्यय ही नहीं होगा तो अपने मूल रूप में ही रहेगा, यानी खर्च ही नहीं होगा तो अपने मूल रूप में ही रहेगा, और इसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द सदैव एक समान रहते हैं। अब आइए अव्यय शब्दों के भेद कितने हैं ये हम देखते हैं। अव्यय शब्दों के कुल 4 भेद हैं। एक क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। सर्वप्रथम देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। अब क्रिया विशेषण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया अधिक विशेषण। इसका तात्पर्य है क्रिया की विशेषता बताने वाला। अब क्रिया विशेषण क्या है, इसके नाम से ही पता चलता है कि विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द, क्रिया यानी क्रिया की। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है ना। यूं तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। हमने ये सीखा है विशेषण जब सीखे तब कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो विशेषता बताने वाला शब्द। और विशेषण ग्रामर के आधार पर वह शब्द कहलाता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है। एडवर्ब, जहाँ तक टेलीविज़न या रेडियो पर हम सुनते हैं कि ऐड आ रहा है यानी विज्ञापन दिया जा रहा है, अगर सामान्य ढंग से हम देखें तो ऐड का अर्थ क्या है, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। तो जब ऐड हम किसे कहते हैं, किसी विज्ञापन को या किसी एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं। तो ऐड यानी विज्ञापन देना यानी प्रचार करना, किसका, वर्क का। ऐसा शब्द जो वर्क का प्रचार करे यानी वर्क के बारे में कुछ कहे वह एडवर्ब है। समझ गए आप लोग। ऐसा शब्द जो वर्क का प्रचार करे, उसके बारे में कुछ कहे, वह एडवर्ब कहलाता है। अब यहाँ मैंने आपको परिभाषा दी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण है। अब ये कुछ उदाहरण हैं, इनके माध्यम से हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं। जो परिभाषा में बताया गया है, क्या ऐसा कोई शब्द इन उदाहरणों में मिल रहा है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है? और ये क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द ये एक तरह के होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं, ये हम उदाहरणों में देखेंगे। जैसा कि पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है, स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अब यहाँ व्यायाम करना चाहिए जिसको मैंने रेखांकित किया है, यह क्रिया हो गई। क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब इसमें ध्यान से देखें तो प्रतिदिन जो शब्द आया है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। हमें व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कब, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, है ना। जैसे दूसरा उदाहरण, रमेश बहुत पढ़ता है। अब इसमें पढ़ता है यह क्या है, यह क्रिया है। कितना पढ़ता है, बहुत, यानी यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। बहुत पढ़ता है, कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। लाला जी अधिक खाते हैं। खाते हैं यह क्या है, क्रिया है। कितना खाते हैं, अधिक खाते हैं, यानी खाते हैं इस क्रिया को की विशेषता बताने वाला शब्द है। यह खाते हैं अधिक, ये शब्द क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कितना खाते हैं, अधिक खाते हैं, है ना। क्रिया की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। वह धीरे बोलता है। अब इसमें क्रिया क्या है, बोलता है। बोलता है यह क्रिया है। धीरे कैसा बोलता है, धीरे बोलता है, यानी यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, यह क्रिया विशेषण है। उसके बाद है मोहिनी मधुर गाती है। अब गाती है यह इस वाक्य में क्रिया है। मोहिनी कैसे गाती है, तो मोहिनी मधुर गाती है, यानी मधुर ये शब्द यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह क्रिया विशेषण हो गया।
तो इस तरह से क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा भेद है वो देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय। पहला था क्रिया विशेषण, अब दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। सर्वप्रथम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों यानी संज्ञा सर्वनाम से संबंध का बोध कराते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। फिर से एक बार परिभाषा बताती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों यानी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध कराते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब संबंध बोधक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संबंध अधिक बोधक। इसका तात्पर्य है कि संबंध का बोध कराने वाला। क्या होता है इसका? संबंध से बोध कराने वाला शब्द जो होता है वह संबंध बोधक अव्यय होता है। ये लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते हैं। संबंध बोधक शब्द विभक्ति के साथ प्रयोग होते हैं तथा विभक्ति के बिना भी। जैसे कि बिना स्वास्थ्य के जीवन बेकार है, उसी तरह स्वास्थ्य के बिना जीवन बेकार है। यानी यहाँ विभक्ति के साथ भी ये प्रयोग होते हैं तथा विभक्ति के बिना भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले परिभाषा हमने इसकी देख ली है। तो अब उदाहरण देखते हैं कि मेरे घर के पास मंदिर है। यहाँ क्या दिया है? मेरे घर के पास मंदिर है। तो यहाँ के पास को मैंने रेखांकित किया है। अब यहाँ के पास शब्द से हमें किस किस के बीच के संबंध का पता चल रहा है? मंदिर और घर, है ना? मंदिर और घर, कि घर के पास क्या है? मंदिर है। तो घर और मंदिर का संबंध के पास शब्द से बताया गया है। तो यह संबंध बोधक अव्यय हुआ। क्या हुआ? यह संबंध बोधक अव्यय हुआ। यह फल रोगी के लिए है। दूसरा हमारा वाक्य जो है ये फल रोगी के लिए है। अब यहाँ के लिए शब्द से किस किस के बीच के संबंध का पता चल रहा है? फल और रोगी। तो फल किसके लिए है? रोगी के लिए। फल किसके लिए है? रोगी के लिए है। तो इन दोनों शब्द के बीच संबंध किससे बताया गया है? के लिए। तो के पास और के लिए ये दोनों संबंध बोधक अव्यय है। उसी तरह तीसरा जो है, तीसरे शब्द में बताया गया है बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। अब इसमें के पीछे बिल्ली और चूहे के बीच का संबंध बता रहा है। मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है। मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है। के सामने घर और पेड़ के बीच संबंध बता रहा है। तो इस तरह जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध कराते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। बच्चों, लेकिन क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या परिवर्तन है कि जो अविकारी शब्द केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़े होते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। यानी जैसे कि जब ये शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं, पर जब ये दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध का बोध कराते हैं तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अव्यय जो आज हमने सीखा। उसके दो भेद आज हमने सीखे, एक क्रिया विशेषण और दूसरा संबंध बोधक अव्यय। अगली तासिका में अगले दो भेदों का अभ्यास हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।